17 हो गया ना, कि 16 है आज? बोला हमको भेज दो चंदन। हाँ सर, तो फोटो तो नहीं ले सकते, क्यों? स्क्रीनशॉट रेस्ट्रिक्शन है इसमें। ओ, आसान सा चीज है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज का होने या न होने के बारे में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होगा? चांस टू हैपन, चांस टू हैपन और नॉट हैपन, नॉट हैपन माने किसी चीज का होना या न होने की स्थिति जो है प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट को जो है मैंने क्रिएट करती है कि कौन सा चीज मैंने कोई एक घटना है, कोई एक बात है, तो बात होती है घटना। घटना क्या है ना, कोई एक घटना होने की, तो इसमें होने के हमेशा यूज करेंगे ऑकरेंस। आकर मतलब होना, घटित होना। तो हैपन की जगह पर क्या यूज करेंगे? आकर, OCCUR, और ऑकरेंस में ये हो जाएगा ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो बात होता है कि इवेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स इसमें यूज होते रहेंगे, तो देखते रहेंगे। तो जैसे जैसे टर्म्स यूज होंगे वैसे वैसे बातचीत करते रहेंगे। प्रोबेबिलिटी को हम कई नाम से जानते हैं, यानी पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं कि किसी चीज पॉसिबल इसी से बना, तो पॉसिबिलिटी, या क्या कह सकते हैं लाइकलीहुड। एक्सपेक्टेशन तो अलग चीज हो गया, कह भी सकते हो लाइकलीहुड, मतलब किसी चीज का होने की या न होने की लाइकलीहुड क्या है, पॉसिबिलिटी क्या होती है। यानी सीधी सीधी बात है कि प्रोबेबिलिटी गिव्स अस अ न्यूमेरिकल वैल्यू इन परसेंट और इन डेसिमल, है ना, इन परसेंट, दैट द इवेंट में आकर और में नॉट आकर, कि वो घटना होगी कि न होगी। समझ में आ रहे हैं? तो कोई भी तरह की जो हैपनिंग है, कोई भी तरह की जो हैपनिंग है, वो जो है क्या होंगे कि उसकी स्थिति दो ही होगी। यानी प्रोबेबिलिटी जो है ये होगी, एक होगा एब्सोलूट, एब्सोलूट इम्पॉसिबल। एक बार चेक कर लोगे, हाँ हाँ, इम्पॉसिबल। या तो कोई चीज बिल्कुल नहीं होगा, है ना, माने एब्सोलूट मतलब बिल्कुल नहीं होना। जैसे आकाश से घोड़ा का बरसना, ये क्या होगा? कंप्लीट या एब्सोलूट इम्पॉसिबल है। क्लियर? आपको जो है दूसरा कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को तीन आंख होना, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? इम्पॉसिबल हो जाएगी, एब्सोलूट इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। किसी गर्ल्स कॉलेज में किसी बॉय स्टूडेंट का होना एब्सोलूट इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रहे हैं? किसी बच्चे के 6 महीने के बच्चे के मुंह में 32 दांत होना, इसकी पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल जीरो बने, एकदम नहीं होगी, यानी एब्सोलूट इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रहे हैं? और एक होगा एब्सोलूट, हाँ बोलो बोलो बोलो, एब्सोलूट, कुछ मतलब समझा देते हैं तो फिर सवाल पर चलेंगे। एब्सोलूट पॉसिबल मतलब कि 100% ये होवे करेगा, है ना। तो अगर मान लो कि एक इवेंट है, फिर इवेंट के बारे में समझाते हैं।
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। जब एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल होगा और एब्सोल्यूट पॉसिबल होगा तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा? 100%। 1 का मतलब 100% है ना। जैसे किसी स्कूल में प्रिंसिपल का होना, इसमें तो सवाल ही नहीं होता कि इम्पॉसिबल कोई बात होगी, 100% पॉसिबल है। समझ में आ रहे हैं कि माने कुछ चीजें 100% होगा, माने उसमें कोई आप प्रोबेबिलिटी की लेकिन परंतु की जरूरत ही नहीं होगा, ये होगा तो होगा। क्लियर होगी बातें? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होता। प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे नहीं हो सकता, यानी निगेटिव नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगा और कभी भी वो 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 का मतलब 100%, यानी ये हमेशा डेसिमल में रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। तीसरी बात कि ये कभी 1 से बड़ा नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई कि प्रोबेबिलिटी का जो भी रिजल्ट आएगा परसेंटेज में आएगा तो 100% के अंदर होगा, 0% to 100%। अगर डेसिमल में होगा तो 0 से 1 के बीच में होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बीच में जो है कई तरह की बातें आएंगी। एब्सोल्यूट के बीच में और क्या क्या लिख सकती हो? बोल। आप लिख सकती हो, अगर मान लिया तीसरा बनाना हो तो ऑलमोस्ट, एक ऑलमोस्ट का यूज करो। ऑलमोस्ट का, अगर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बट नॉट एब्सोल्यूट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बट नॉट एब्सोल्यूट। जैसे मान लो कि पॉसिबिलिटी जो है 0.1 है या 0.007 है, तो ये क्या हो गया? नहीं रे, ये 0 के नजदीक ना है, तो लगभग इम्पॉसिबल हुआ। जैसे कि मान लेते हैं कि 0 पॉइंट, या ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि 2%, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के पोजीशन में आ गया। और इधर अगर हम कहते हैं कि मान लेते हैं 0.9 है, 0.9 है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑलमोस्ट। एब्सोल्यूट तो 1 हो जाएगा, माने 1 के नजदीक तब जाएगा तो ऑलमोस्ट पॉसिबल की तरफ जाएगा, और 0 के नजदीक जाएगा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन 0 हो जाएगा तो एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो एब्सोल्यूट पॉसिबल हो जाएगा। यानी ये हो गया डिग्री ऑफ चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट ला देंगे। तो क्या बोले हमने कि ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, है ना, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, occurrence of an event connected, ये टर्मोलॉजी है, टर्म्स है, इसको यूज कर सकते हैं। कनेक्टेड यहां कह सकते हैं डिग्री ऑफ चांस, डिग्री ऑफ चांस ऑफ, डिग्री ऑफ चांस ऑफ एन यहां छोड़ दो, क्या हो गया? डिग्री ऑफ चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट।
समझ रहे हैं कि अब होता है क्या कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब तो कई बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब एक टर्म्स यहाँ उत्पन्न हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, मतलब आप जो है एक सर्वे करते हैं, माने आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यहाँ कितने लोग जो हैं ग्रेजुएट हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। जैसे चावल पक रहा है, भात बनेगा, तो उस प्रोसेसिंग के बीच में हम लोग क्या करते हैं, बार बार जो 2-4 दाना निकाल लेते हैं, है ना, उससे देखते हैं कि भात जो है कितना, चावल कितना देर में सीज जाएगा, भात बन जाएगा। या हम लोग सब्जी बनाते हैं तो जब पानी खौलते रहता है उसमें सब्जी में मसाला उसाला, तो एक आध गो आलू को पकड़ कैसे करके कलछुल से दबाते हैं, है ना। वहाँ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, पढ़ा सभी महिलाएं प्रोबेबिलिटी नहीं जानती, लेकिन इतना जानती कि उसे वो पता लगा लेगी कि पूरे कढ़ाई का माल पका कि न पका। उसको प्रोबेबिलिटी कहोगे, मम्मी प्रोबेबिलिटी जानती है, कितना देर में पकेगा बता देगा एक चाटा, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी अलग है और ये न्यूमेरिकल, ये जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी एक कंसेप्ट है। इससे बहुत सारी चीज़ें की मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमने कोई रॉकेट छोड़ा तो कितनी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि ये जाकर स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये बातें होती है, कोई लड़का को रैंडम उठाया, मान लिया 10 लड़के का क्लास है, उसमें से किसी को उठाया, एक सवाल दे दिया सपोज। तो अब क्या होगा कि मान लेते हैं एक तरफ चंदन है, एक तरफ राज है, 2 लड़का को हमने उठाया और एक सवाल दे दिया सेट थ्योरी का। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि चंदन उम्मीद है कि ज़्यादा माने पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के सॉल्व कर देगा, जबकि राज थोड़ा सा दाएं बाएं लेफ्ट राइट देखने लगेगा। तो डिग्री ऑफ चांस ऑफ एन इवेंट, तो आपका डिग्री ज़्यादा है, आपका 70% चांस होगा कि आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसका 20% चांस होगा कि वो सॉल्व कर पाएगा। तो ये 20%, 70% ये क्या हो गया, डेट इज द डिग्री। हम लोग डिग्री बोलते हैं 50 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, वो डिग्री भी है। या डिग्री का मतलब हो गया कि 0 और 1 के बीच की जो गति है, माने डिफरेंस है, वो डिस्टेंस को डिग्री में कहा कि वो चीजें होगा कि नहीं होगा, ये डिग्री ऑफ चांस हुआ। इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स में इन चीज को पाते हैं। बात समझ में आ रहे हैं। अब देखो तो डिग्री ऑफ चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब जो आपने विचार किया, जो आपकी थॉट है, वो आपका एक्सपेरिमेंट है। उसके लिए जो जो काम आप करते हैं वो आपका, वो तो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, पहला चीज क्लियर। अब इसको इस ढंग से लीजिए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लिखते हैं, थ्रोइंग एंड, इसमें हमेशा यूज करेगा अनबाइज्ड। अनबाइज्ड समझते हैं, अनबाइज्ड डाई। यहां डाई मतलब मरना नहीं होगा, यहां डाई मतलब होगा लूडो का पासा। लूडो के पासा को भी डाई कहते हैं और उसका प्लूरल हो जाता है डाइस, एक से अधिक रहेगा तो डाइस। थ्रोइंग एन अनबाइज्ड डाई। तो अब जो है आप ये देखना, आपका एक्सपेरिमेंट है, आप ये देखना चाहते हैं कि अगर डाई हम फेंक रहे हैं तो 2 आए, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया 2 आने की, और 2 आना, है ना, वो क्या कहलाया। तो एक चीज देखिए कि जो कुछ कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट है, और जो आप जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी इसमें से कोई भी पॉसिबल है कि जब आप लूडो का पासा फेंकेंगे तो कोई भी आ सकता है। ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। और ये सब जो हुआ 1, 2, 3, ये सब जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये नहीं, ये कहलाएगा हाँ आउटकम्स। हाँ वही चीज, आउटकम भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं। और इसी को इवेंट कहते हैं।
तो व्हाट इज द इवेंट? इवेंट इज द आउटकम्स, या इवेंट इज एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वही इवेंट कहलाता है। बात समझ में आ गए? तो यहां पर 1 भी एक इवेंट है, 2 भी एक इवेंट है, 3, 4, 5, 6 सभी इवेंट्स हैं। तो इसको इवेंट पॉइंट्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इवेंट पॉइंट्स। तो जितने भी पॉसिबल इवेंट पॉइंट्स होंगे, उन सभी को अगर हम एक जगह पर स्टोर कर दें, है तो सेट में कर देते हैं, सेट के फॉर्मेट में। एक जगह पर सबको स्टोर कहाँ करेंगे? तो सेट बना देंगे कि कितने इवेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो एक कॉइन को जब उछलाएंगे, एक अगर डाइस को जब हम थ्रो करेंगे, तो टोटल हमारे इवेंट पॉइंट्स कितने बन जाएंगे? बोलिए। हाँ, तो टोटल जो है माने जितने भी उसके इवेंट पॉसिबल पॉइंट्स होंगे, माने जितने भी, अगर एक सिक्का उछलाते हैं तो टोटल कितने पॉसिबल पॉइंट है। एक अगर डाई जो है थ्रो करते हैं, तो थ्रो को कास्ट भी कहते हैं, कास्टिंग अ डाई। कास्ट मतलब भी फेंकना होता है। तो आपके एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स बनेंगे, उन सभी को एक जो ग्रुप, एक सेट बना देंगे, तो तमाम जो पॉसिबल इवेंट्स हैं उसको किस नाम से जानेंगे? सैंपल स्पेस। स्पेस मतलब द ऑल पॉसिबल केसेस या पॉसिबल इवेंट पॉइंट्स कंसिस्टिंग इन सैंपल स्पेस, या सैंपल स्पेस कंसिस्ट्स ऑल पॉसिबल या ऑल आउटकम या ऑल इवेंट पॉइंट्स कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट को करने के में जितने भी तरह के हमारे पास सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे, उन सभी सैंपल पॉइंट्स को एक जगह पर हम जब सेट के फॉर्म में लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। क्लियर होगी बातें? तो अगर कहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट पॉइंट्स, ऑल पॉसिबल इवेंट पॉइंट्स कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे टॉस उछलाना, मतलब सिक्का को टॉस करना, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। और हेड और टेल इवेंट्स, दोनों का मतलब समझ में आ रहा है ना? एक्सपेरिमेंट और इवेंट में क्या डिफरेंस हो गया? टॉसिंग ए कॉइन, दैट इज एन योर एक्सपेरिमेंट, बट द आउटकम्स इधर हेड और टेल कमिंग आउट, that will be your event points। और समझ में आ रहे हैं? throwing a die, तो that means your experiment is throwing a die and the outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर? और यही से सब कहानी बनती है, ताकि आगे जैसे जैसे करते जाएंगे उससे सीखते जाएंगे। अब इसको देखिए कि आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? तो बहुत आसान सा है। क्या है? क्या लिखें? फेवरेबल केसेस बाई, यानी यहां पर फेवरेबल को पॉसिबल फेवरेबल केसेस लिखेंगे। फेवरेबल कैसे मतलब ऑल पॉसिबल फेवरेबल केसेस, समझ रही है? और नीचे क्या होगा? टोटल पॉसिबल केसेस, टोटल पॉसिबल केसेस यानी जितना सैंपल स्पेस होगा। बात समझ में आ रहे हैं? अब आइए सवाल पहला लेते हैं, तो ऐसे सॉल्व भी होता जाएगा और आपको समझ में भी बात आती जाएगी। पहला सवाल क्या कहता है? ये हमारा फॉर्मूला हो गया कोमल, यानी हमको हमेशा देखना है कि टोटल केस कितना होगा, है ना? उसमें से जो सवाल हमसे मांगेगा कि माने इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो देख लेंगे वो कितने घटना हो जाएगी, और उसके आधार पर हम रिजल्ट निकाल लेंगे। तो पहला सवाल बनाते हैं, शायद समझ में आ जाए। पहला सवाल क्या कहता है? 1 है। आपके पास कहा है अ नंबर इज चूजन एट रैंडम, इसमें और यूज हमेशा होगा एट रैंडम। एट रैंडम लिखता है, हमेशा यूज होगा एट रैंडम। इसका तकिया कलाम है, मतलब
उसके बिना आप कोई स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी का बना ही नहीं सकते। अगर एट रैंडम नहीं होगा तो बाइज्ड हो जाएगा। जो एट रैंडम नहीं है वो बाइज्ड है। एट रैंडम का मतलब कोई भी, समझ रही है, माने एट रैंडम कहते ना कि भाई रैंडमली जो है ये घटना हो गई, मैंने ये चीजें ऐसा हो गया, मतलब आपने सोच कर नहीं किया। अगर आप किसी घरे में कई वो रखे हुए हैं और उसमें आप हाथ डालकर कोई अगर चिट निकाल रहे हैं तो एट रैंडम हो गया, लेकिन अंदर देख रहे हैं कि बड़ा वाला पुर्जा कौन सा था जो कोमल डाली थी उसी का निकालना है, तो अंदर ढूंढा है उसी को निकाल दिया, अलग से उसके पेज दिए हुए थे, तो वो एट रैंडम नहीं हुआ। हम यहाँ पर कोई भी प्रश्न किसी से पूछ लिया तो एट रैंडम हो गया, लेकिन पर्टिकुलर राज से पूछा ये तुम ही बताओ तो वो एट रैंडम नहीं हुआ, वो बाइज्ड हुआ। लेकिन हम कोई भी प्रश्न मानी वो भी पूछ रहे हैं, हम किसी से भी नॉर्मली पूछ रहे हैं, अच्छा तुम बताओ या तुम बताओ या तुम बताओ या आप बताओ आप बताओ, तो वो क्या हो गया, वो एट रैंडम हो गया। समझ में आ रहे हैं? अब देखो उस सवाल में आपके पास टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 15 है, 1 से लेकर 15 तक देता है ना, तो आपका टोटल सैंपल कितना बन गए बोलो? आपका 15 पॉइंट्स है ना 1 से लेकर 15 तक। तो अब आपका जो है यहाँ सवाल में अगर हम सॉल्यूशन कर माने सॉल्व करने जाएं तो आपका गिवन है, ऐसा लिखेंगे ना गिवन, तो एस का मतलब क्या हो गया? टोटल पॉसिबल केसेस। एस मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब जितने भी तरह के केसेस बनेंगे उस एक्सपेरिमेंट का उस सभी को होल्ड करेगा। तो जितना 1 से लेकर 15 तक है आपके उसमें, तो टोटल कितने बन जाएंगे 1 से लेकर 15 तक, यानी कितना 1 इवन नंबर। तो लेट अगर इसको हम बनाएं तो लेट ए बी या ए रिफर बी द occurrence of even number, even number। यही ना हुआ, ए डिनोट करता है किसको? occurrence of even number है ना, लेट बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ occurrence of even number, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं? टर्म समझ में आ रहा है कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर। तो अब बताइए इसमें कौन 1 से लेकर 15 तक में इवन नंबर कौन कौन सा होंगे कोमल? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हो गए। कंप्लीट। तो इस प्रकार देखिए देयरफॉर यहां पर NS मतलब टोटल नंबर कितना हो जाएगा? इसका नंबर हो गया 15 हो गया ना, और इसका कितना होगा? NA कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 यहां पॉसिबल केसेस हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए, और टोटल केसेस कितना हो गया? 15। आंसर कितना होगा? क्या बना कि NS कितना हो गया आपका 15 और NA कितना हो गया? NA 7। देयरफॉर PA क्या शो करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए, ये नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल केसेस हो गए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? NA, ये फेवरेबल केसेस हो गया टोटल, डिवाइड NS, यही फार्मूला हो गया। प्रोबेबिलिटी का सिंबॉलिक टर्म में ये हो जाएगा फार्मूला, टर्म्स में लिखेंगे तो फेवरेबल केसेस है ना। बोलो 7/15
ना इज इक्वल टू 0.467 कर देते हैं। अगर 2 ही रखते हैं तो 46 लिख देते हैं। समझ आ रहे हैं? तो ये भी आंसर आप लिख सकते हो, या डेसिमल में भी लिख सकती हो, या 46.7% हो गया। तीनों में से कोई भी आंसर दोगी तो आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में है? आसान। ऑड नंबर का तो अब देख, अब दूसरा जो है ऑड नंबर का है, दूसरा हम लोग लेते हैं। इसका जो है यहाँ इज योर बी, द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑड नंबर, उसको बी करता है। तो इसमें कौन सा लिखेंगे? 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। तो बताइए, इसलिए आपका क्या होगा? NS। अब यहां पर नंबर दे दीजिए, कितना? 15, और NB 8। इसलिए देन PA इक्वल टू PB इक्वल टू NB डिवाइडेड NS, यानी कि 8/15। ये भी आंसर हो गया, या डेसिमल में 0.53 आंसर। देखो तो आंसर क्या है? परसेंटेज में होगा तो 53.3% है ना, आंसर है किताब में। ये तो चूंकि आपका 15 तक था, तो अगर 50 तक रहता तो फिर कितना बनाती, कैसे? तो संख्या निकालती NS, तो NS तो 50 हो जाता। इवन नंबर क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते तो 25 हो जाता। और तो ओड कितना हो जाता? 25। अगर मान लेते 55 रहता, 55 रहता टोटल 1 से लेकर 55 तक, तो कितना इवन नंबर होता? 27। तो फिर ओड कितना होता? कैसे मालूम? तो हम पहले इवन क्यों निकालते, पहले ओड क्यों नहीं निकालने? इवन नहीं निकाल पाओगे। जब भी इवन और ओड में बांटना होगा तो पहले इवन निकालोगे, और फिर टोटल में से इवन करोगे तो ओड निकल जाएगा। मान लेते हो कि 150 रहता, तो 150 रहता, तो 150 रहता तो 75 दोनों हो जाता। तो ये दूसरा का आंसर हो गया, पहले का दूसरा का आंसर हो गया। और बताइए उसमें तीसरा क्या था? मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, अब मल्टीपल ऑफ 3 बनाते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? बोल तो रही कोमल, मल्टीपल ऑफ 3 बनाओ। तो क्या मान लेते, उसको C मान लो, A भी मान चुकी है, तो C मान लेते। तीसरे घटना मल्टीपल ऑफ 3 आने का, क्योंकि एक ही सवाल में तीनों चीज पूछ रहा है, तो तीनों के लिए A नहीं मानेंगे, है ना। तो एक के लिए A मान लेते हैं, इवन आने का इवेंट, है ना। और B हो गया ओड आने की, जो है ये आपका ये हो गया चांस हो गया। और C हो जाता है मल्टीपल ऑफ 3। वहां लिखना पड़ेगा भैया C डैश दे देंगे, मल्टीपल ऑफ 3 सीधे, माने C क्या डिनोट करता है। अब इसका जो बनाओगी तो कितना बनाओगी? मल्टीपल मतलब उसका टेबल 3 6 9 12 और 15, तो टोटल इतने केस ना बनेंगे। तो यानी कि कितना हो जाएगा? NS हमारे पास कितना हो गया? देयरफॉर NS 15 हो गया, और NC 5 हो गया। इसलिए PC क्या हो जाएगा? NC बाई NS, यानी 5/15, यानी 1/3, यानी 33% हो जाएगा।
33.3% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। तो आप फ्रैक्शन में भी लिखो या जैसे भी लिखो। अरे बात सुनिए में और सर इसका यदि ज्यादा रहता है, मल्टीपल ऑफ 3 है तो सर ज्यादा रहता है तो उसको कैसे करेंगे? तो 3 का टेबल देख ले, 3 से भाग दे देते ना टोटल में। अगर 50 रहता तो 50 रहता तो 3 से भागा लगा 50 में, तो 16 या 48, 16 को होता। 3 का टेबल बना तो कितना हो जाता? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 48, हाँ 45, 45 और 48। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10, 16, 16 भागा लगा देंगे ना। 4 से डिविजिबल होगा तो 4 से भागा लगा देंगे, टोटल मिल जाएगा। 50 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? बच्चे को 48, 12 को। सर अगर उसमें लिखा है कि मल्टीपल ऑफ 3, 0 आ सकता है? मल्टीपल ऑफ 3 में 0 कहाँ से आएगा? टेबल पढ़ना है। जब भी मल्टीपल कहेगा ना, तो हमेशा क्या पढ़ना है? बट इक्वल टू लेस देन अगर 0 बताए तब? प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सर प्रोबेबिलिटी में होता है, ये इसका सेट थ्योरी का बात। सेट थ्योरी का कंसेप्ट है, लेकिन सेट थ्योरी नहीं है। इसमें केवल हमें पॉसिबल केसेस और फेवरेबल केसेस को यहाँ से निकाल लेना है। समझ रहे हैं ना? और उसको यहाँ पर सेट में बना देंगे, टोटल कितना एलिमेंट्स होगा, तो टोटल सैंपल पॉइंट्स मिल जाएगा। और उसमें से हमें सबसेट बनाना होगा, तो सबसेट ना हो गया, ये सुपर सेट हो जाएगा। ऐसे ही पढ़े कि यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस मीन्स क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। सैंपल स्पेस मतलब यूनिवर्सल सेट। अरे बात समझ में? लेकिन इसमें 0 दिया है। वो अलग है, वो सवाल अलग है, देखते हैं। अच्छा, ये पहला क्लियर हो गया, आसानी से समझ में बात आ गई ना। ये दूसरा सवाल बनाते हैं। टॉसिंग अ कॉइन, अनबाइज्ड नहीं लिखा है, नहीं, लिखना चाहिए। कॉइन 2 टाइम्स। अब देख, या तो रहेगा कि 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, माने 2 कॉइन को एक साथ उछलाना, या 1 कॉइन को 2 बार उछलाना, दोनों का इवेंट पॉइंट सेम बनेगा। समझ रही है? तो अब देख, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? आपका क्या होगा? हेड होगा, एक में हेड होगा तो दूसरे में भी हेड होगा। 2 कॉइन उछलाएगी रे, तो क्या होगा? एक ऊपर हेड होगा तो दूसरे पर भी हेड हो सकता है। दूसरा क्या होगा? एक पर हेड होगा तो दूसरे पर टेल होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? और फिर क्या होगा कि पहले पर टेल होगा तो दूसरे पर हेड होगा। दोनों अलग अलग प्रक्रिया है ना? पहले पर टेल होगा तो दूसरे पर हेड होगा, और पहले पर टेल होगा तो दूसरे पर भी टेल होगा। टेल अगर रहता 3 कॉइन्स तो क्या बनता? बोलो। पहले H आपका क्या होता? H और सोच कोमल, H फिर सोच H, अब T को इधर कर दे, TH और THH, ये हो जाएगा। अभी तो और बनेगा, एक बार क्रमबद्ध चलना, नहीं समझी? 2 हेड को पकड़े रहा, ये हो गया HTH, फिर क्या होगा? THH, फिर TH, फिर क्या होगा? THT होगा ना, फिर क्या होगा? T
ये भी तो हो सकता है। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा, क्या होगा, HTT। H से भी 4 को बनता है, ये देख, ये तीनों को ना बना ये से, देख ये T से 4 को बन गया ना शुरू में T रखने से, यानी कि एक क्या बनेगा, HTT। समझ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा कि कितने हमारे पास पॉइंट्स में 2 ही फेस आएगा, और जितनी टाइम्स उछालेगा वहां पर उतना नंबर दे देंगे, n 2n, इसे टोटल सैंपल पॉइंट्स मिल जाएगा। अगर 5 सिक्का उछलाएगा तो टोटल कितना सैंपल पॉइंट्स बनेगा, 2 टू पावर 5, और 2 टू पावर 5 का वैल्यू कितना होता है, 32 होता है। तो वहां पर 2 टू पावर 5 आप ऐसे नहीं दिखा सकते, वहां डायरेक्ट लिख देंगे क्या, ns इज इक्वल टू 2 टू पावर 5, दैट इज योर 32। तुमको 32 से मतलब है ना, टोटल नंबर से मतलब था। बस समझ में आ गए। तो ये एक फार्मूला है। अगर आपके पास ये होता, पासा होता, लूडो वाला पासा होता, डाई होता, तो अगर एक डाई होता तो कितना, उसमें टोटल 6 आते हैं, 6 पर पावर n होगा। अगर 2 डाइस रहेगा तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, तो 6 पर पावर 2 यानी कितने बनेंगे, 36 बन जाएंगे डाइस में। क्यों, एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं ना, तो कैसे 36 बनेंगे मालूम, नहीं रे, देख 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो सकता है ना, पहला पर 1 आए दूसरा पर भी 1 आए, या पहला पर 1 आए दूसरे पर 2 आए, पहला पर 1 आए तीसरे पर, दूसरे पर 3 आए। इस ढंग से दूसरा केस क्या बनेगा, 2 1, कि पहला पर 2 आए, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 बनेगा, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3। ये तमाम सीधे क्या कहलाएंगे, सैंपल पॉइंट्स, यानी इवेंट पॉइंट्स हो गए। ये टोटल क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस का एलिमेंट्स हो जाएंगे। टोटल क्या होंगे, सैंपल स्पेस का एलिमेंट्स हो जाएंगे, और उसी से जो सवाल पूछेगा वो बनाते रहेंगे। तो अब आइए हम लोग का अभी के सवाल पर। अभी के सवाल में क्या कहता है, अभी के सवाल में कहता है कि आपने तो एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया, तो आपने उससे सैंपल स्पेस तैयार कर लिया। अब जो है आपको क्या पूछता है, अब होता है एग्जैक्टली 1 हेड। पहला प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, एग्जैक्टली 1 हेड। तो यहां पर आप लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं कि ए जो है ये रिफर करता है किसको, एग्जैक्टली 1 हेड को, माने ये डिनोट्स द ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। ए इज एन इवेंट दैट रिफर्स टू द ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। बात समझ में आ रहे हैं। तो अब देखो एग्जैक्टली मतलब केवल एक ही हेड होगा, तो देखो इसमें कौन कौन सा केस बनेगा, बोल कोमल, एक ही हेड होगा, HT HT और TH, 2 का ना केस हुआ, एग्जैक्टली 1 हेड। इसमें देखो हेड दोनों को हेड है, इसमें एक हेड एक टेल है, इसमें एक टेल एक हेड है, और इसमें टेल है। तो हमको कौन से किसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है, ए कि दोनों एक पर हेड आए एक पर टेल आए, है ना। ये नहीं कहा कि पहले पर हेड आए या बाद वाले पर हेड आए, सीधे कहा एग्जैक्टली एक हेड चाहिए। तो देखेंगे कि एग्जैक्टली एक हेड वाला हमारे पास यही 2 को फेवरेबल केसेस बना, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर एन एस कितना हो गया
4 केस हो गया। अच्छा, इसका क्या होगा? देयरफॉर Na कितना? 2, इसलिए Pa फॉर्मूला क्या लिखेंगे कोमल? Na बाई Ns, मतलब फेवरेबल केसेस हो गया, Na इंडिकेट कर रहा है, और एस क्या शो कर रहा है? टोटल केसेस। हाँ, यानी कितना हो जाएगा? 2/4 यानी 1/2 यानी कि 50%। कुछ गणित समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए और क्या है सवाल? एटलीस्ट 1 हेड। इसमें सवाल है एटलीस्ट का। गर्मी लग रहा है क्या? आए कि मान लो बी है, बी क्या रिफर करेगा? एट लीस्ट क्या कहता है? 1 हेड। देखो 3 तरह का चीज आएगा। एक हो गया, अभी भी देखिए एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब जितना है उतना ही, एट लीस्ट मतलब कम से कम, एक होता है एट मोस्ट अधिक से अधिक, एक होता है एट लीस्ट, एक होता है एट मोस्ट, एक होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो एट लीस्ट मतलब कम से कम एक हेड्स होनी चाहिए। तो अब बताओ इसका जो है पॉसिबल केसेस कौन सा होगा? माने एच एच भी इसमें आ जाएगा ना, एच एच भी आ जाएगा ना, कम से कम एक होना चाहिए। तो एच एच हो जाएगा और एच टी हो जाएगा, टी एच हो जाएगा, ये ना होगा इतना, यानी कि ये कितना हो जाएगा? एन बी अब 3 हो जाएगा। इसलिए आप लोग नीचे लिखिएगा, हम वहां लिख दे रहे हैं कि हम ही नीचे लिख दें। हाँ हाँ बोलो। अगर वो टीटी लिखा हुआ है तो वो इवेंट है या इवेंट पॉइंट्स है। अच्छा, इवेंट पॉइंट्स। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? एन बी बटे क्या लिखेंगे रे? एन एस यानी कितना? 3/4 यानी 75% या 0.75 है इतना आंसर। समझ बात आ रही है कैसे बन रहा है? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देख सवाल क्या कहता है? नो हेड। इसका आंसर तुम बताओ, नो हेड कि कौन सा केस बनेगा? इसमें से कौन सा केस बनेगा? टीटी, माने नंबर ऑफ के फेवरेबल केसेस कितना होगा? 1। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 और टोटल केसेस 4 है ना, टोटल तो हमेशा 4 माना जाएगा। और नो हेड्स के लिए, नो हेड्स का जो है केसेस कितने होंगे? 1। इससे रिजल्ट कितना होगा? 1/4 क्यों होगा? टोटल 4 है, अब फेवरेबल केस नो हेड के लिए एक ही है, तो ऊपर हो जाएगा 1 डिवाइड कितना से? 4 से, तो 1/4 कितना हो जाएगा? 0.25 यानी कि 25% हो जाएगा। तो वाले आप बना लोगे। तो वहां क्या कर लेंगे कि यहां पर कर लेंगे लेट सी, यहां लिख देंगे नो हेड्स, इसलिए फिर उसका सी का सेट बना लेंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट्स लिख देंगे और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। हाँ बोलिए। वही है 1 हेड एंड 1 टेल। अब बता, इसमें बता 1 हेड और 1 टेल में कितने पॉसिबिलिटी हैं, कितने केसेस? 2। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0.5 का परसेंटेज कितना? 50%। कुछ बात समझ में आ रही है? तो बाकी 2 का सवाल उसमें से आप बना लीजिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। कितना नंबर सवाल? 3 नंबर सवाल। 3-4 को बैक टू बैक बना देंगे ना, तो बात समझ में आने लगेगी। अरे बात समझ में। अब देख, जो सेट थ्योरी पढ़े हुए उसको समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी, इसीलिए कहा था कि प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी के जस्ट बात करा देंगे,
कि टोटल सेट वाली बात लग रही है। आगे चल के देखना पूरा सेट है, चाहिए बनाओ चाहे सेट बनाओ, बात बराबर है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। यहाँ जो पॉसिबल केसेस हैं उसको टोटल से भाग दे देंगे, दैट इज द रेशियो। अगर कहेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस टू टोटल केसेस, हो गया ना, फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। मैथमेटिकली यू कैन डिफाइन दैट। अब मैथमेटिकली जो है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल टर्म या मॉडल दैट गेट द रिजल्ट बाय डिवाइडिंग फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस विथ एन कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के जितना फेवरेबल केसेस होंगे और जितना ऑल पॉसिबल केसेस होंगे उसको रेशियो को निकालना ही क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। मान लेते हैं कि कुछ सवाल हम आपको दिए आप तीनों को बनाने के लिए, क्लियर, तो उसमें से सवाल बनेगा, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो उस तरह का सवाल इसमें भी आएगा तो उसके हिसाब से आपको और डिस्कशन कर देंगे। अगला सवाल पढ़ाइए। माने जो सवाल छोड़ दे रहे हैं आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से पूरा डिटेल्स में बनाते जाना। 3 ग्रीन एंड 8 वाइट बॉल्स, ठीक है ना, 3 ग्रीन है और 8 वाइट है। यानी अब हम अगर माने समझने के लिए लिख दें सॉल्यूशन में, आपका क्या है गिवन 3 ग्रीन है ना, 3 ग्रीन को ग्रीन से लिख देते हैं, ग्रीन बॉल्स और 8 वाइट बॉल्स, ये हो गए कॉमन। अब क्या हो जाएंगे, इसलिए NS कितना हो जाएगा, S डिनोट्स द ऑल बॉल्स है ना। अब उसमें क्या कहता है, If one ball is drawn, find the probability that the ball is green. अच्छा तो एगो बॉल निकाला गया, तो टोटल जो है हमारे पास कितने ग्रीन हैं, 3। तो मान लो कि ग्रीन निकालने की जो पॉसिबिलिटी बने टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, G डिनोट्स या रिफर्स, G जो रिफर करता है ग्रीन बॉल का, तो टोटल हमारे पास इसमें फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3 हैं। इसलिए ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, NG बाई NS, यानी कितना, देखो आंसर है 3/11 का, डेसिमल में हो, परसेंटेज में हो, या जो भी हो, फ्रैक्शन में हो, तीनों तरह से रिजल्ट दे सकते हैं। किरण ठीक है, 4 नंबर में 4 नंबर में क्या कहता है, From a pack of 52 cards. तो 52 कार्ड्स का मतलब हो गया क्या, प्लेइंग कार्ड्स हो जाता है। तो आपका टोटल कार्ड्स कितना हो जाएगा, NS लिख देंगे 52, गिवन ये ना लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या गिवन है, NS 52, क्लियर होगी बातें। पहला हो जाएगा स्पेड या स्पेड, तो स्पेड पत्ती ताश वाले में जो होते हैं 52 पत्ती होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, मालूम है ना, 52 कार्ड्स होते हैं ताश में, 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 अलग अलग डिजाइन के कार्ड्स होते हैं। कौन कौन सा नाम है, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। कौन कौन सा होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड और कलम, ये टर्मोलॉजी 4 जो है आपका होते हैं, ठीक है 52 में, और सब 13 होते हैं,
ये भी 13 डायमंड कार्ड्स होंगे, ब्लैक कलर के होते हैं, इसलिए टोटल कार्ड आपको रेड कार्ड पूछेगा तो देखिए ताश है, डायमंड हॉट कलर रहता है। तो बात समझ में आ गई कि अब देखिए उसमें क्या करता है स्पेड, तो स्पेड को कितने हमारे पास कार्ड फेवरेबल केस हो जाएंगे, 13 कार्ड फेवरेबल हो जाएंगे। तो अब अगर हम मान लो कि ए जो है किसको रिफर करता है, ए स्पेड, आप लोग इसको डिटेल्स में लिखना, हम केवल ए स्पेड लिखकर जा रहे हैं, है ना। ए रिफर्स टू द ऑकरेंस ऑफ स्पेड, और समझ में आ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा एन ए इक्वल कितना, बोलो 13, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, पी ए कितना हो जाएगा, एन ए डिवाइडेड एन एस। तो एन ए कितना हो गया 13, एन एस कितना हो जाएगा 52, यानी 13 चौक 52, 1/4 यानी 25%। देखो तो आंसर है। चार नंबर देखो, आपके पास जो है लीप ईयर है, लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, है ना। और ये 1 ईयर में कितने सप्ताह होते हैं, 1 ईयर में यहाँ 1 लीप ईयर कर देते हैं। और नॉर्मली चाहे लीप ईयर हो चाहे कोई भी ईयर हो, उसमें कितने सप्ताह माना जाएगा, 52 वीक्स। वीक का स्पेलिंग में डबल ई होता है, तो 52 वीक्स हो गया। अच्छा, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो ये डेज में बदल गया ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 364 डेज हो गए। ये बात तो समझ में आ रही है, क्लियर। अब देखिए टोटल एक साल में कितने हो गए, 366 डेज, और एक साल में 364 डेज आ गए। तो चूंकि 52 सप्ताह हुए, तो एक सप्ताह में 7 आते हैं घूमते घूमते, फिर अगले सप्ताह फिर 7 रिपीट होंगे। तो प्रत्येक दिन जो वार है यानी डे है, वो कितने बार आएंगे, एक साल में 52 बार आएंगे। नेसेसरी है कि 52 बार तो अबे करेंगे, बात समझ में आ रहे हैं ना। यानी 52 वीक्स माने 52 संडेज होगा ही होगा, 52 मंडेज होगा ही होगा, 52 ट्यूसडेज भी हो जाएगा, जो भी डेज हैं डे हैं वो सब 52 टाइम्स आ जाएगा। लेकिन लीप ईयर में जब हम देख रहे हैं कि 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसको सेट करेंगे। अब 2 दिन का हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो अब इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो रिमेनिंग 2 डेज, इसलिए रिमेनिंग कितना बचेंगे, रिमेनिंग बच जाएंगे आपका 366 में से 364 चला जाएगा, तो कितने बच जाएंगे। अब इस 2 डेज का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा 2 डेज का, सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे, तो ये होगा 2 दिन, या तो संडे होगा तो उसके बाद मंडे हो जाएगा, 2 दिन बचा। तो सैंपल स्पेस में अब 2 दिन को हम सजाएंगे, तो संडे से पकड़ के चलते हैं, तो संडे और मंडे होगा। अच्छा, नहीं तो मंडे और ट्यूसडे होगा। अब बात समझ में आ रही है सैंपल स्पेस कैसे बन रहा है, 2 दिन को सेट करेंगे ना। अच्छा, या ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा, या फिर कोमल वेडनेसडे और थर्सडे होगा, और थर्सडे और फ्राइडे होगा, और फ्राइडे और सैटरडे होगा, या
सैटरडे और संडे होगा। इतना है ना सैंपल बनेंगे। जो बाकी तो सब 52 बन गए, बाकी 2 दिन क्या होंगे? अगर पहला माने 2 दिन एक्स्ट्रा जो बच रहा है वह या तो संडे होगा, तो अगर पहला संडे होगा तो अगले दिन मंडे हो जाएगा। अगर पहला जो बचा हुआ है वो मंडे है तो उसका अगला दिन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? देखो 7 हो गए। तो सैंपल स्पेस टोटल 7 हो गए सैंपल पॉइंट्स। अच्छा, अब कहता है कि 53 संडे जाने का। देख उसमें क्या लिखा है? 53 संडे जाने का। तो अब देख यहाँ संडे कहाँ कहाँ आ रहा है? एक यहाँ संडे आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो सैंपल स्पेस इसका कितने जो है माने फेवरेबल केसेस बना? 2 और टोटल केसेस कितने हैं? 7। तो रिजल्ट कितना हो गया? फेवरेबल केसेस हो गए 7। अब मान लेते हैं एक इवेंट है 52 53 यानी 53 कर सकते हैं ना संडेज का। तो चाहे वो संडेज का है चाहे मंडेज भी कहेगा तभी उतना रिजल्ट होगा ना, क्योंकि 2 बार मंडेज तो उसमें रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि एक बार मंडे यहाँ आ रहा है एक बार मंडे यहाँ आ रहा है, हर 2 बार रिपीट होगा। तो ये एक इवेंट मान लेते हैं जो 53 संडे आने की घटना होगी, आउटकम होगा। तो अब इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, सैंपल करें, इसका फेवरेबल केस बनाएंगे। तो एक कौन सा बनेगा? एसएम का और एक एसएस का बनेगा, है ना। इस संडे और यहाँ पर भी संडे हो जाएगा, सैटरडे संडे संडे हो गया। तो 2 फेवरेबल केसेस और 7 जो है ऑल केसेस। तो इसलिए जो है बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितना? 2 और टोटल केसेस कितना? 7। तो इसलिए रिजल्ट कितना? दैट इज योर आंसर। इसलिए जब भी लीप ईयर और संडेज 53 जरूर लिखेगा, चाहे वो संडेज लिखे, मंडेज लिखे, वेडनेसडे लिखे, आपको ब्लाइंडली 2/7 मार दीजिए। समझ रहे हैं ना? बिना सवाल तो फिर तो 1/7 हमेशा होगा। तो कोई एक ही को ना हो रहे पागल लड़की। अगर ये लीप ईयर नहीं तो लीप ईयर नहीं देगा तो एगो एक्स्ट्रा बचेगा, तो कोई एक ही दिन होगा तो 1/7 होगा आंसर। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये लीप ईयर पर ही सवाल बनाता है, तो किसको सेट करने के लिए आई बात समझ में। एक आध सवाल और लेते हैं। और बोल कितना नंबर है? हाँ 7 नंबर सवाल है। देखिए बहुत आसान सा है। एक डाई है, उसको रोल किया गया, रोल करना, थ्रो करना, कास्ट करना। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6। तो हम सीधे NS = 6 लिख दें। 1 2 3 4 5 6 सीधे हम 6 लिख देते हैं गिवन में। अच्छा, अब ग्रेटर देन 2 उसका मान लेते ए है। ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ ग्रेटर देन 2, जो कहता है उसी को मान लेते हैं ना। तो ए को मान लेते हैं क्या है कि वो इवेंट है 2 से बड़ा आने का। तो कितने पढ़ेंगे? तो 2 से बड़ा कौन कौन आएगा? 3 4 5 6। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यानी कि Na कितना हो जाएगा? 4। इसलिए Pa कितना हो जाएगा? 6 कैसे भाई? हाँ, 2/3 यानी 0.66 यानी 66.6%, यानी 66 यानी 67% है उतना आंसर। है ना? या 2/3 भी कर सकते हो। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसका डिवाइड करोगे तो आ ही जाएगा, डिसिमल में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा देख लेते हैं। तो अब यहाँ डिनोट कर लोगे ना, एस लिख दोगे, सैंपल स्पेस सीधे यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे। एक चीज बता देते हैं ताकि बाद में लिखते रहोगे भैया। एस हो जाएगा क्या? सीधे, क्योंकि एस को क्या डिनोट कर रहे हैं आप?
सैंपल स्पेस, और ये क्या हो गया, इवेंट ऑफ, जो सवाल पूछता उसी को लिख देना है, ग्रेटर देन 2, यही ना हो गया। इससे ये तैयार हो गया, हेयर में ये लिख दो कि हर जगह, तो शॉर्ट में या फिर भी इससे पूरी बात तो क्लियर हो रही है। बात क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। एक आध सवाल और लेते हैं। कितना नंबर है? 8 नंबर। अब आपके पास सैंपल, आपके पास NS कितना है, कितना एलिमेंट्स दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। इसको ये ढंग से देखिए, N हो गया तुम्हारे पास 5, क्लियर। और ड्राइंग कितना करना है? पहला केस में 1 है ना, पहला 1 है, यानी R मतलब 1 चुनना है ना, माने टोटल हो गया 5, उसमें सिलेक्शन कितना करना है? 1। तो इसलिए आपका NS कितना हो जाएगा? NS हो जाएगा NCR का फॉर्मेट पर, यानी 5C1। हम लोग जानते हैं NCR, N मतलब टोटल, R मतलब उसमें से जितना लेना होता है, तो उसी ढंग से कॉम्बिनेशन पर बैठ गया। तो 5C1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 5C1 का रिजल्ट कितना होगा? आता है ना, कॉम्बिनेशन में पढ़ाए थे। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहता है? अब आपके पास ए जो है, मान लेते हैं ए जो है आपके पास क्या है? वॉवेल आने की पॉसिबिलिटी ना, तो Na कितना हो जाएगा? वॉवेल कितना है उसमें? उसमें 2 वॉवेल है, तो 2, और उसमें से क्या को निकालना है? 1। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2C1 का। इसलिए PA क्या हो जाएगा? NA डिवाइडेड NS, यानी 2/5। अब देख लो 40% होगा, देखो तो 2/5 40% हो गया। अच्छा, अब उसी में सेकंड सवाल में क्या कहता है? दो वॉवेल्स निकालना है, क्लियर। तो N कितना दिया हुआ है? N टोटल है 5। जब भी कुछ में से कुछ को निकालना होगा तो उसमें कॉम्बिनेशन परमुटेशन लगाएंगे, और R कितना अब चाहिए? तो इसलिए टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 5C2, 5 में से 2 निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 4 इंटू 2 1, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताए थे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। और अब जो है B मान लेते हैं हमारा दो वॉवेल आने का इवेंट है। ये यहाँ पर है एक वॉवेल आने का एलिमेंट, माने आपका इवेंट है, और यहाँ B क्या डिनोट कर रहा है? क्योंकि आपका क्वेश्चन में पूछता है ना 2 वॉवेल्स, और आपका टोटल वॉवेल्स कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो 2 में से 2 निकालना है, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? बोलो, NB डिवाइडेड NS, यानी 1/10, यानी कि 10% हो जाएगी, या 0.1 हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है बोलो? सर हमको तो 5 में निकालना है ना, तो 10 के लिए। अरे तो यहाँ टोटल कितने ढंग से निकाल सकते हैं, है ना, इसलिए कॉम्बिनेशन इसमें लगा। टोटल कितने ढंग से निकाल सकते हैं? सेट थ्योरी में तो सीधे सीधे था फेवरेबल केसेस, अब उसमें से हमको 2 ही निकालना है। 25 आइटम से उसमें से 4 निकालना है, तो 25 में से 4 निकालेंगे,
अब इसमें कहता कि 3 निकालते, जिसमें कि एक, अगर मान लो यही सवाल लेते हैं, इसी सवाल पर कुछ और बता देते हैं। समझ बात आ रही है? आज उतना ही पर लास्ट कर देंगे, है ना, उन लोगों को क्लास दे देंगे। तो देखो, अब अगर हमारे पास 5 कितना दिए हुए था, टोटल 5 दिए हुए था, यानी कि NS 5 है। इसमें वॉवेल कितने हैं? वॉवेल 2 है, और तो यानी कि बाकी बच गए कॉन्सोनेंट, ये हो गए 3। अब आपको कहता है कि आपको इसमें से 3 को ड्राइंग करना है। ENS नहीं हो जाएगा, EN हो जाएगा। इसमें से आपका 3 को ड्राइंग करना है, तो R कितना हो जाएगा? R आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यानी कि आपका NS कितना निकल जाएगा? अब 5C3 निकलेगा, तो इसका भी 10 से हो जाएगा, है ना। और समझा रहे हैं कि नहीं? इस आधार पर जो है आप टोटल सैंपल स्पेस निकालेंगे। अब ये 5 नहीं रह जाएगा, बल्कि उसकी प्रक्रिया गिनती बदलती जाएगी, इस ढंग से होगा। तो जितना बना सकते हैं इतना आधार पर बनाइए, तो अगला क्लास में बैठकर और सब सॉल्व कर देंगे। तो इतना डिटेल्स कर लीजिएगा, अगला क्लास में तो आप लोग उपस्थित रहिएगा ही रहिएगा। तो आप इसको कर लीजिएगा, और सेट थ्योरी में जितना आप उसमें कर सकते हैं MCQ, जो जिनके पास अवेलेबल है आप उसको सॉल्व करेंगे। अलग से कोई बुक है नहीं, तो हम लेते आएंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग उसका जीरोक्स करा लीजिएगा। तो जो उधर होता रहेगा, ताकि घर पर आपको काम मिलता रहेगा, और यहाँ पर जो कोर्स चल रहा है वो कंटिन्यू में रहेंगे। ओके कोमल, टाटा, बाय बाय।